और अब विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। देखिए, आज फिक्र की ग्लोबल खबर सीधे तेहरान से है, लेकिन उससे पहले एक सवाल। क्या आपने कभी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्र के नाम संबोधन देते समय हथियारों के साथ देखा है? आपका जवाब क्या है? तुरंत बताइए। 99.9% ना होगा। लेकिन आज तेहरान में हमें क्या दिखा? नसरल्ला की मौत पर जुमे की नमाज के समय मुस्लिम वर्ल्ड को संबोधित करने आए ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई AK-47 से लैस थे। उनके एक हाथ में स्पीच के पॉइंटर्स वाली सफेद पर्ची थी, तो दूसरे हाथ से उन्होंने मंच पर ही AK-47 को संभाल रखा था। उसकी नाल पर खमेनेई की उंगलियों की पकड़ काफी मजबूत थी। जाहिर है इसमें मैगजीन भी लौट रही होगी। और तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से खमेनेई की हथियारों वाली यह तस्वीर आज वर्ल्ड ट्रेंडिंग है, वो भी कुछ हैरान करने वाले सवालों के साथ। खमेनेई को अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच भाषण देते समय AK-47 करीब में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? खमेनेई की उम्र 85 वर्ष है। वो काफी बुजुर्ग हैं। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें छड़ी का सहारा लेना चाहिए था। वो अपने पास हमेशा एक छड़ी रखते भी हैं, लेकिन आज उस छड़ी की जगह AK-47 ने क्यों ली? शुक्र है रॉकेट नहीं था। खैर, खमेनेई को किस बात का डर सता रहा था? क्या खमेनेई को इजराइल की तरफ से टारगेटेड किलिंग का डर लग रहा था, या फिर खमेनेई AK-47 के साथ एक बड़ा मैसेज देना चाहते थे? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि खमेनेई ने 5 साल पहले जुमे की नमाज के बाद जब एड्रेस किया था, तब कासिम सुलेमानी को मारा गया था। और जवाब क्या था? इजराइल को जवाब दिया गया था, अमेरिका को जवाब दिया गया था, अमेरिका के बेसिस पर इराक में अटैक करके। इस बार इजराइल में अटैक हुआ है हानिया और नसरल्ला की मौत के बाद, और फिर जुमे की नमाज पर खमेनेई का एड्रेस होता है। वैसे भी इजराइल अगर उन पर कोई हमला कराता भी है, तो क्या वो किसी भी हमलावर को खमेनेई के इतने करीब भेजने में सफल हो पाता? क्योंकि आज खमेनेई की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। उनके चारों ओर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ट्रेन कमांडो थे। ग्रैंड मस्जिद में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा सुरक्षा पहरा था। कई जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके आसपास हाल ही में रशिया से लिए गए S-300 की बैटरीज लगाई गई। तो फिर से सवाल वही है, खमेनेई को ऐसे में किस बात का खौफ था? असल में खमेनेई के इस डर का कनेक्शन 39 वर्ष पुराने एक इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस इतिहास में जाके तो वर्ष 1985 में खमेनेई का मौत से बहुत करीब से सामना हुआ था। वो भी जुमे का दिन था, तारीख थी 15 मार्च और जगह भी तेहरान थी। उस समय भी ईरान के प्रेसिडेंट रहे खमेनेई नमाज के बाद अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनके बेहद करीब एक ब्लास्ट हुआ। वो बाल बाल बच गए। लेकिन कहा जाता है कि तब से वो अपने साथ में अक्सर इस तरह के हथियार लेकर सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते हैं। इस समय जब वो सीधे इजराइल के टारगेट पर हैं, नेतन्याहू के दुश्मन नंबर 1 है, तब ऐसे वक्त में खमेनेई को कोई रिस्क लेना वो चाहते नहीं। हालांकि दुश्मनों को मारने के लिए इजराइल का मारक फॉर्मूला कुछ और ही होता है, और ये बात पूरी दुनिया हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की मौत से जान चुकी है। खैर, खमेनेई ने आज जनता को संबोधित किया तो उन्होंने इजराइल से जंग को हवा देने वाली कई विध्वंसक बातें की। वो अपनी वार्निंग वाली सफेद पर्ची में जो बातें नोट करके लाए थे, उसका मजमून कुछ इस तरह से है। उससे पहले आपको एक बात बताना है, आज उन्होंने पर्शियन और अरबिक दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया और मैसेजिंग थी मुस्लिम वर्ल्ड को। फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा, मैसेज नंबर 1। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक, मैसेज नंबर 2। अफगानिस्तान से लेकर लेबनान तक सभी इस्लामिक मुल्कों को एक होकर जिहाद वाली जंग में उतरना होगा। कुछ मुस्लिम मुल्क अमेरिका और पश्चिमी देशों की सियासत को समझे। खमेनेई का इशारा साफ तौर पर सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन जैसे देशों की ओर था। इसके बाद उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी, कहा कि इजराइल पर आगे भी हमले जारी रहेंगे। इजराइल पर हमला रणनीति के साथ होगा, जज्बात में आकर फैसले नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने अपनी फौज को इजराइल पर हमले की खुली छूट दी, कहा कि इजराइल पर अटैक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही किया जाएगा। खमेनेई ने यह भी कहा कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन रुकेंगे भी नहीं। खमेनेई ने इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल में घुसकर किए गए हमास के नरसंहार को भी जायज ठहरा दिया। सोचिए जरा,
क्या करेगा इजराइल अब, ये रिपोर्ट है। एक इंटरेस्टिंग टेक ये है कि अप्रैल में जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने टोकनिज्म के तौर पर अपने ड्रोन से उनकी न्यूक्लियर साइट के आसपास अटैक किया। इस बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, इजराइल के बेसिस पर अटैक किया और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस बार इजराइल का काउंटर अटैक टोकनिज्म नहीं होगा, वो बहुत बड़ा अटैक होगा। इसके बारे में अमेरिका और इजराइल लगातार बात कर रहे हैं पिछले कई घंटों से। आप खबरें की इन धमकियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बीच वॉर टेंशन किस कदर हाई है। और अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को आज जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि अगर इजराइल के दुश्मनों को इस योजना में सफलता मिलती तो बीते 1 साल से जारी पश्चिम एशिया की जंग में आज का दिन सबसे विध्वंसक साबित हो सकता था। हम आपको बता दें कि ये किस समय की बात है। इजराइल से 2200 किलोमीटर दूर तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ग्रैंड मस्जिद से लोगों को संबोधित करने वाले थे। ठीक उसी समय एक रॉकेट इजराइल में नेतन्याहू के घर को टारगेट करके फायर किया जाता है। सबसे पहले आप उसी रॉकेट हमले का ये वीडियो देखिए। ये रॉकेट हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के अल केसरिया इलाके में फायर किया था। इस रॉकेट का टारगेट यहां पर नेतन्याहू का घर था। हाइफा में आने वाला यह इलाका तेल अवीव से 45 किलोमीटर दूर है। अब यह बड़ी खबर कहां से आई, आपको इसका सोर्स भी जानना चाहिए। ईरान के तस्नीम न्यूज के हवाले से दावा किया गया कि नेतन्याहू उस समय अपने घर पर ही मौजूद थे। तस्नीम न्यूज का यह भी दावा है कि हमले के सायरन के बाद नेतन्याहू शेल्टर की तरफ भागे। और तस्नीम न्यूज की यह रिपोर्ट इजरायली मीडिया के न्यूज के हवाले से बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में इजराइल की सरकार या सेना की ओर से अब तक कोई पुष्टि सामने नहीं हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक हिजबुल्लाह अपनी जो रेंज है वो बढ़ाता जा रहा है अपने रॉकेट अटैक की, और अब हाइफा के उस पार्ट में आ गया है जहां पर नेतन्याहू का घर है। और इजराइल अपनी रेंज सदर्न लेबनान में इस तरह बढ़ा रहा है कि जो अब सीरिया बॉर्डर है वहां पर भी वो अटैक की प्लानिंग कर रहा है। लेबनान सीरिया बॉर्डर। अब लौटते हैं वॉर जोन की ओर। लेबनान फ्रंट पर क्या कुछ चल रहा है, बेरूत में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, तो ये अपडेट जानने के लिए आपको मिडनाइट वाले भीषण वॉर को जानना चाहिए। मध्य यात्री के समय इजराइल के फाइटर जेट्स ने बेरूत में 4 घंटे के अंदर 2 बार बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं। इजराइल की सेना के पास ऐसे इनपुट्स थे कि नसरुल्लाह का संभवित उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन यहां आया हुआ, और वो यहां एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आया हुआ है। इस दौरान उसके साथ हिजबुल्लाह का कमांडर राशिद शिफ्ती भी था। वो बेरूत में हिजबुल्लाह के दूरसंचार और कंप्यूटर डिवीजन का प्रभारी है। हिजबुल्लाह का एक और बड़ा लीडर महमूद यूसुफ अनीसी भी सैफुद्दीन के साथ में है। यह सूचना मिलते ही इजराइल की वायुसेना ने यहां पर इतनी भीषण बमबारी की जो कि नसरुल्लाह के टाइम बमबारी की गई से भी करीब 4 गुना ज्यादा थी। कहते हैं कि इजराइल ने 1 लेयर अटैक किया, उसके बाद 2 और 3 और 4 लेयर अटैक किया है। इजराइल ने सैफुद्दीन को टारगेट किए जाने की पुष्टि की, लेकिन वो मारा गया है या नहीं इस पर कंफर्मेशन नहीं आया। ये तो आप जानते ही हैं कि बेरूत में जहां इन दिनों हमले हो रहे हैं वहां हमारी टीम TV9 भारतवर्ष की टीम ग्लोबल कवरेज के लिए पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत स्पॉट से वॉर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बम गोलों के बीच से ये साहसिक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुमित चौधरी आज उस जगह पर पहुंचे थे जहां हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट किया गया था। वो यहां रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि एक बार फिर से इजराइल ने यहां पर हमला किया। TV9 की टीम से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह अटैक हुआ है। उस समय का खौफनाक मंजर आप बेरूत से उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं, और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए
ये आसपास के घर हैं जहां जिसको टारगेट किया है, और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुंचा है। बेरूत में ग्राउंड ऑपरेशन इसी सोमवार से शुरू हुआ है, लेकिन एयर स्ट्राइक इससे काफी पहले से जारी है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में भी कितना नुकसान हुआ है, हमारे पास उन हमलों से जुड़ा ये डेटा चिंताजनक है। क्लाश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि 20 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इजराइल ने यहां कुल मिलाकर 4600 टारगेट हिट किए हैं। कभी कभी तो 1000 हमले एक ही दिन में किए गए हैं। इन हमलों के कारण लेबनान में 3100 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। स्ट्राइक में लेबनान में अब तक 1400 लोगों के मारे जाने की खबरें। 10 लाख लोग हमले के डर से दूसरी जगहों पर पलायन कर चुके हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, करीब 2,35,000 लोग सीरिया जा चुके हैं, और इनमें से करीब 2/3 सीरिया से ही आए थे एज रेफ्यूजी। 3 दशकों में यह अब तक का सबसे विध्वंसक संघर्ष बताया जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2006 में भी इतनी मौतें इजराइल लेबनान जंग में नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इस बार युद्ध लंबा खिंचने की आशंका है। तब सिर्फ 34 दिन थे, अब यह लंबा खिंचेगा। वहां से पल पल का अपडेट TV9 भारतवर्ष की टीम आप तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी की यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यहां पर अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले स्ट्राइक्स की है नसीम सैफुद्दीन, जो नया कमांडर था खासतौर पर हिजबुल्लाह का, और नसरल्लाह का छोटा भाई कजन, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बड़े काम करता था, उसको टारगेट किया गया। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पूरी की पूरी 8 से 10 मंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी है, और यहाँ पर कई बड़े कमांडर्स के हिजबुल्लाह के मारे जाने की खबरें आ रही है। चारों तरफ अगर आप देखें, ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशान जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें, ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। धाइया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। बेरूत में इजराइल की वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही है, तो दक्षिण लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन एरोज चला रही है। उसका दावा है कि उसके सैनिक और टैंक दक्षिणी लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके हैं। आज ही इजराइल की फोर्सेस ने यहां के 37 गांव में रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ देने को कहा है। लितानी नदी के नजदीक गांव को खाली करने का फरमान जारी किया है। इसका मतलब है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की ओर से बड़े हमले की तैयारी है। वैसे बीते 24 घंटे का अपडेट यह है कि दक्षिण लेबनान में 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध में मारे गए, और यहां के गुरिल्ला युद्ध में बीते 24 घंटे में इजराइल के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक के कुल जान माल के नुकसान की बात करें तो इजरायली फोर्सेस के 31 से ज्यादा अधिकारी और सैनिकों की मौत हो चुकी है। खैर, एक बड़ा अपडेट आपको बताना है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है, उसका खतरनाक असर दुनिया में पड़ना शुरू हो चुका है। महामहंगाई से लोगों का सामना हो सकता है, इसके पीछे कुछ संकेत हैं, और स्वीडिश बैंक की रिपोर्ट है 1 अक्टूबर से ईरान में इजराइल पर मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में करीब 4% की बढ़ोतरी हुई थी। एक दिन पहले यानी कल ही बाइडेन ने जब वाशिंगटन डीसी से यह बयान दिया कि अमेरिका ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करने के बारे में विचार कर रहा है, तब क्रूड ऑयल के दाम 5% और बढ़ गए। अब क्रूड पर स्वीडिश बैंक सेब की नई रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि मौजूदा इजराइल और ईरान जंग से क्रूड ऑयल के दाम $200 अमेरिकी प्रति बैरल से ज्यादा हो सकता है। और बाजार के जानकारों के मुताबिक इस कारण दुनिया की 4% क्रूड सप्लाई बाधित हो सकती है। यह अनुमान बहुत खतरनाक तस्वीर पेश करता है। ईरान फिलहाल 34 लाख बैरल क्रूड का उत्पादन हर रोज करता है, लेकिन हालात बिगड़े और क्रूड ऑयल प्राइस $200 अमेरिकी प्रति बैरल से ज्यादा हुई तो भारत में 1 लीटर पेट्रोल का भाव ₹250 प्रति लीटर तक पहुंच सकता है। यह वाकई में चिंता की बात है। शायद इसीलिए मोदी सरकार अभी से आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस संबंध में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम एशिया के संकट के कारण भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे भारत से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। भारत पश्चिम एशिया के संकट पर अपनी चिंता जता चुका है। भारत ने कहा है कि इस टकराव का दायरा और बढ़ना नहीं चाहिए
और इसीलिए भारत पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर करीब से नजर बनाएगा। वैसे इजराइल बनाम ईरान और उसके समर्थित गुटों की जंग का असर अरब वर्ल्ड में दूसरे देशों पर भी देखा जा रहा है। आपको बहरीन के 2 वीडियो दिखाते हैं। आज वहां नसरुल्लाह के नाम पर हिंसा भड़क गई। शिया बहुल हिजबुल्लाह समर्थकों और ईरान समर्थकों के ऊपर बहरीन की पुलिस ने अटैक कर दिया। यहां पर ये लोग आज नसरुल्लाह को गुप्त जगह दफनाए जाने को लेकर मातम मना रहे थे, मजहबी नारे लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान हालात बेकाबू हुए और पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। एम्बियंस अब करेगा, लाठियां बरसाई, जवाब में पुलिस पर पत्थर चलाए गए।